Good morning, students. Today our topic is agriculture. It's our fourth lesson, chapter number 4th of geography, chapter 4th, agriculture. What do you mean by agriculture? And how many types of agriculture? Because our economy depends on agriculture. We read about industries, and in this chapter, about industries, we know about agro-based industries. अगर हम बात करते हैं कि हमारे पूरे भारत में जो एग्रीकल्चर है, कृषि, इसका एक अहम रोल है एग्रीकल्चर का, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एट प्रेजेंट नियर अबाउट 68% पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। 68% लोग कृषि के ऊपर आश्रित हैं। और हमारे भारत में जो एक हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस इतनी बेस्ट हैं क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स दिस वर्ड कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स एग्रोस प्लस कल्चर। एग्रोस मीन्स लैंड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। लैंड कल्टीवेशन कि जब हम भूमि की जुताई करते हैं तो उसको हम कृषि बोलते हैं। कि कृषि के आधार पर अगर हम बात करते हैं कि भारत में जब हम स्वतंत्र हुए उस टाइम 82% पॉपुलेशन हमारी कृषि के ऊपर डिपेंड थी। इसको हम प्राइमरी सेक्टर में शामिल करते हैं। उसके बाद आवर इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड आवर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन आवर इंडस्ट्रीज। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसमें आपके एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है आमतौर पे। इस 5 मार्क्स में जो मेन पॉइंट्स इसमें बनते हैं पहले हमें उनका पता हो। एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एंड आफ्टर दैट आवर क्रॉप्स, जिसमें हम बात करते हैं फूड ग्रेन्स वगैरह जो इसमें हमारे यूज़ होते हैं। और फूड ग्रेन्स से अलग अलग इसमें बात करते हैं कुछ हमारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो सिर्फ हम कमर्शियलाइजेशन के लिए, ओनली फॉर कमर्शियल यूज़, कि हम ऐसे कृषि का उत्पादन करते हैं। तो ये हमारी लैंड कल्टीवेशन है जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। और आवर 82% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत में इतनी ज़्यादा ग्रो कैसे कर रही है, कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं भारत में कृषि, भाई मेन क्या रीज़न है कि हमारे भारत में इतनी ज़्यादा कृषि होती है? उसका मेन रीज़न है कि यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन। भारत में बहुत ज़्यादा जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि इससे इजीली हम एग्रीकल्चर को मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस मामले में उत्पादन होता है। फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन की है, वो बहुत ज़्यादा मामले में हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं। बिकॉज देर आर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर found in India and 50 degree Celsius temperature also found in India। कि अगर हम भारत में बात करते हैं कि भारत में टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले नाम आता है हमारा टेम्परेचर। कि टेम्परेचर भारत में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी यहाँ पे है, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी यहाँ पे है, और 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि हमारे टेम्परेचर का इसका मतलब ग्रो करने का मेन रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर जो विंटर क्रॉप्स होती हैं वो भी इजीली मतलब कम जो लो टेम्परेचर में जो होती हैं वो भी इजीली यहाँ पे हो सकती हैं, और जो हाई टेम्परेचर जिसको ज़रूरत होती है वो भी यहाँ पे होती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमारे अगर हम बात करते हैं रेन की, बरसात कि भारत में कितनी ज़्यादा अगर हम बात करते हैं कि आवर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेन्स। मॉनसून विंड्स कम्स इन इंडिया इन जून एंड जुलाई,
जून और जुलाई में भारत में मानसून विंड्स आती हैं, और मानसून विंड्स आने के कारण भारत में रेनी सीजन भी यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं रेन के मामले में भी कि 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, इट्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बरसात की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे भारत में होती है। 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया, कि भारत में सबसे कम बरसात वाला एरिया भी भारत में ही है। सबसे कम बरसात कहाँ होती है? जैसे हमारे राजस्थान में होती है, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, यहाँ पर होती है। जैसे आपने लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, कि यहाँ पर कुछ ऐसे वन हैं जो मतलब पतझड़ वन हैं, जहाँ पर टेम्परेचर के मामले में मतलब अप डाउन ज़्यादा चलता रहता है। या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भारत में रेन की बात हम करते हैं कि यहाँ पर स्क्रब्स वगैरह जो झाड़ियाँ वगैरह है जहाँ पर कम बरसात होती है राजस्थान में, वो एरिया भी भारत में है। और जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है वो भी भारत में है। तो इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अवर मतलब ये हमारी जो एग्रीकल्चर है इसको ग्रो करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उसके बाद आती है अवर इंडस्ट्रीज। अवर इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर हम भारत में बात करते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा मामले या बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड्स हैं। एंड आवर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इनको हम एक दूसरे से कोरिलेटेड क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज के लिए अगर हम बात करते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज कि हमारी जो कपड़ा उद्योग है उसका उत्पादन कैसे होता है, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। जूट क्रॉप्स की हम बात करते हैं, रबड़ की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए, या शुगर इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं तो इसके लिए रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए। और अब इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज रॉ मटेरियल प्रोवाइड, एग्रीकल्चर इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रीज़ को। और इसके अलावा अगर इसको कंपेयर हम करते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एग्रीकल्चर कैसे डिपेंड्स है, जैसे जो मशीनरीज वगैरह हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह बनाए जाते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह जो बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्रीज से इनका निर्माण होता है। जैसे हमारी अगर हम बात करते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ये हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। जैसे बिजली की हम यूज़ करते हैं, अब आज के टाइम में, पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पर जो इरिगेशन में हम जो चीज़ें यूज़ करते थे, इरिगेशन में हम मैक्सिमम जो मेनली हम जो चीज़ें इरिगेशन में शामिल करते थे, पहले जैसे ट्यूबवेल वगैरह होती थी, कनाल्स वगैरह होती थी, रिवर्स वगैरह का हम इसमें यूज़ करते थे। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ जो हमारे देश में हो रही है भी, इसके कारण क्या है भी, हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल्स वगैरह इजीली मतलब आगे बढ़ते हैं, और ट्यूबवेल्स वगैरह का के द्वारा या इरिगेशन के लिए हम नहरों का प्रयोग करते हैं। हम जैसे रहट होती थी, इसमें एक नया वर्ड आपके आएगा, रहट। ये इरिगेशन का एक मेनली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार रहट के बारे में पूछा जा सकता है। तो रहट का यूज़ इरिगेशन में किया जाता था। और आज के टाइम में फाउंटेन सिस्टम, बोस जो हमारे बम्बू ड्रिप जो सिस्टम होता है वो भी इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। अब बात आती है रहट की, कि रहट क्या होता है। ये हमारे इरिगेशन सिस्टम में आएगा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कि रहट पहले क्या होता था, जो वाल्स वगैरह जो होते थे वेल्स में, उसमें क्या है, एक ऐसा गोल राउंड होता था और इसमें ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस लगे होते थे, और इन बॉक्सेस के थ्रू इनमें ये घूमता रहता था, मतलब जैसे बैल वगैरह से इनको घुमाया जाता था और इसको घूमते घूमते ये पानी को बाहर गिराते थे। मतलब जैसे जो कुएं वगैरह होते थे, कुओं से इसको पानी को बाहर निकालते हुए रहट का प्रयोग किया जाता था। तो ये रहट है, इसका प्रयोग किया जाता था। और आज के टाइम में एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज इसके लिए, इरिगेशन के लिए की जाती है, जिसमें मेनली अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो बम्बू ड्रिप सिस्टम जो होता है, ड्रॉप, उसमें क्या होता है, बम्बू होते हैं,
जो ऐसे बांस होते हैं और बांस में जैसे सुराख कर दिए जाते हैं और उसमें सिर्फ जो पौधे होते हैं उनकी सिर्फ जड़ों में ही पानी डाला जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फाउंटेन सिस्टम की हम बात करते हैं, और आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं हमारे अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो काफ़ी कम हो रहा है, तो इसलिए हमें ये नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें हमारा सेकंड इसमें बात आती है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी जो एग्रीकल्चर के मेनली दो प्रकार इसके हम मानते हैं। पहला हमारा है सब्सटेंस एग्रीकल्चर, सब्सटेंस फार्मिंग, और दूसरा हमारा है कमर्शियल फार्मिंग। एक व्यापारिक कृषि होती है, एक निर्वाह कृषि होती है, इसको हम बोलते हैं निर्वाह कृषि, और दूसरी हमारी है कमर्शियल, जिसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। एक होती है जो हमारे सब्सटेंस में मीन्स कि हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स हमारी होती हैं, हमारी जो घरेलू ज़रूरतें हैं, उन घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस एग्रीकल्चर का प्रयोग किया जाता है। ये आमतौर पर एक स्मॉल स्केल एरिया, एक स्मॉल एरिया में ये की जाती है जो सब्सटेंस एग्रीकल्चर है। और सब्सटेंस एग्रीकल्चर का इसमें जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे हल वगैरह है, बैलों के द्वारा इसकी खेती की जाती है। मतलब इरिगेशन की भी नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ नहीं की जाती। नई टेक्नोलॉजी मीन्स मशीनरीज का कम से कम यूज़ इसमें किया जाता है, और ये एक स्मॉल एरियाज़ में होती है। और इसके अलावा जो कमर्शियल फार्मिंग हमारी होती है, वो कमर्शियल फार्मिंग हमारी होती है व्यापारिक उद्देश्य से, कि हम एक व्यापार के लिए हम ओनली फॉर मार्केट पर्पज़